हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कंपनी मैन। कहानी की शुरुआत एक न्यूज अनाउंसमेंट से होती है जिसमें बताया जाता है कि कैलिफोर्निया का इंडी मैक बैंक बंद हो चुका है और ये एक बड़ी असफलता साबित हुई है। इसके बाद हमें बॉबी वॉकर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि GTX यानी ग्लोबल ट्रांसपोर्टर सिस्टम कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर वो बहुत मेहनत से इस पोजीशन पर पहुंचा है। आज उसके पास सब कुछ है, महंगा घर, महंगी गाड़ी और वो एक आलीशान लाइफ जी रहा है। बॉबी तैयार होकर ऑफिस में पहुंचता है जहां पर वो नोटिस करता है कि उसके सभी कोवर्कर्स का चेहरा उतरा हुआ है। तभी उसकी ऑफिस असिस्टेंट जिसका नाम नैन है उसके पीछे पीछे आती है और उसको बताती है कि सैली विल्कॉस उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रही है। इससे पहले कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाए उसे कॉनेल बताता है कि न्यू रिपोर्ट न्यूज में मोबाइल फोन डिवीजन बंद कर दिया गया है। वो उसको ये भी बताता है कि उन्होंने शिप सिस्टम को रेल प्रोडक्ट से इंटीग्रेट कर दिया है, यानी कॉर्पोरेट भाषा में ये लोग नौकरियां काट रहे हैं लेकिन इसे इनोवेशन की तरह पेश कर रहे हैं। ये बात सुनकर बॉबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा सैली से मिलने जाता है जहां पर सैली के साथ कंपनी का लीगल एडवाइजर भी मौजूद होता है। बॉबी के वहां पहुंचने पर सैली उसे डिक लैंडर से मिलवाती है जो लीगल डिपार्टमेंट से है। लैंड्री बॉबी को समझाता है कि कंपनी ने एक डिविजनल बदलाव किया है और 12 साल की सर्विस के लिए उसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आपके 12 साल हमारे साथ आपको 12 हफ्तों के फुल पेमेंट और बेनिफिट के हकदार बनाते हैं, मगर अब तुम्हें फायर किया जा रहा है। वही एडवाइजर उस पर ध्यान ना देते हुए कहता है कि इस रिसेशन के दौर में जॉब मिलना काफी मुश्किल है, इसलिए कंपनी तुम्हें एक सेवरेंस पैकेज के तौर पर 12 हफ्तों की फुल सैलरी देने वाली है, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वैसे तुम काफी अच्छे इंसान हो और अपना काम भी अच्छे से करते हो, इसीलिए ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सुनकर बॉबी बुरी तरह भड़क जाता है, जिसके बाद वो उन्हें खूब भला बुरा कहकर वहां से सीधा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जीन के ऑफिस में चला जाता है। लेकिन जीन इस वक्त कंपनी में मौजूद नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी बॉबी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कंपनी से बाहर जाना पड़ता है। साथ ही कुछ लोग उसको तसल्ली देने लगते हैं, लेकिन बॉबी को अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि ये लोग असल में ये बात जानना चाहते हैं कि कंपनी से निकालने वालों की लिस्ट में या उनका नाम तो नहीं है। खैर बॉबी उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हमें बॉबी के सुपीरियर फिल को दिखाया जाता है जो कि विंडो से बाहर ये सब देख रहा था कि आज तो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। फिल को भी डर लगने लगता है कि कहीं उसको भी जॉब छोड़नी ना पड़ जाए। आखिर अब वो बूढ़ा हो चुका है और इस कारण अब उसे नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वो प्रेसिडेंट जीन के पास चला जाता है जो अब तक अपनी ट्रिप से लौट चुके थे। फिल जीन से कहता है कि अगर मुझको जॉब से निकाला गया तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी को अपने 30 साल दिए हैं। मैंने पूरी जिंदगी इस कंपनी के नाम कर दी। ये सुनकर जीन काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी जीन की असिस्टेंट उसको बताती है कि कंपनी ने कई डिविजन्स को बंद कर दिया है, साथ ही सैली ने पूरे सेल्स ग्रुप के एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। फिल गुस्से में बोलता है कि अगर मुझको भी जॉब से निकाला गया तो मैं AK-47 लेकर सभी हाई लेवल्स को उड़ा दूंगा। और ये सुनकर जीन काफी गहरी सोच में पड़ जाता है, इसीलिए वो सीधा कंपनी के CEO जेम्स से मिलने जाता है, जहां पर वो जेम्स से कहता है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे डिवीजन को बंद क्यों किया और तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरे वर्कर्स को जॉब से क्यों निकाला। ये सुनकर जेम्स भी भड़क जाता है। वो जीन से कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम बस इस कंपनी के सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये सुनकर जीन निराश हो जाता है, क्योंकि जेम्स और जीन काफी पुराने दोस्त हुआ करते थे जो कि कॉलेज लाइफ से ही साथ काम करते आ रहे हैं और इस कंपनी को भी उन दोनों ने मिलकर खड़ा किया था। साथ ही जीन GTX का फर्स्ट एम्प्लॉय था और उसने इस कंपनी के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, मगर अब वो जेम्स की नजर में सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉय रह गया है, यानी अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। फिर जेम्स जीन से कहता है कि तुम्हारी शिपयार्ड अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, इसलिए उन लॉस मेकिंग बिजनेसेस को बंद करना ही बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी अब और लॉस नहीं झेल सकती। जिस पर जीन कहता है कि वो एम्प्लॉइज इस कंपनी के लिए लॉयल थे, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से इस कंपनी को ग्रो करने में दिन रात एक कर दिया। जिस पर जेम्स बिना ध्यान दिए कहता है कि कंपनी का मोटिव एम्प्लॉयज का ध्यान रखना नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स को खुश करना है, क्योंकि एम्प्लॉयज तो दोबारा मिल जाएंगे लेकिन शेयर होल्डर्स दोबारा नहीं मिलेंगे।
जिस बात पर जीन सहमत नहीं होता है वो वहां से गुस्से में चला जाता है। खैर दूसरी ओर बॉबी का उतरा हुआ मुंह देखकर बॉबी की वाइफ मैगी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। बॉबी इसको बताता है कि मुझको जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मैगी भी काफी दुखी हो जाती है, मगर फिर भी वो अपने हस्बैंड को तसल्ली देने लगती है, जिस पर बॉबी मैगी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी से भी जिक्र ना करो कि मेरी जॉब जा चुकी है, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो मेरी काफी बदनामी होगी, जिसके लिए मैगी मान जाती है। इसके बाद बॉबी की फैमिली रेडी होकर मैगी के भाई जैक के घर जाते हैं, जहाँ पर जैक की फैमिली एक बर्थडे पार्टी मना रही। जैक बॉबी से उसकी जॉब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बॉबी उसका कोई जवाब नहीं देता। साथ ही में हमको यहाँ पर पता चलता है कि जैक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। इस दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती है। अगले दिन बॉबी अपनी वाइफ के साथ एक आउट प्लेसमेंट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। वो कंपनी बेरोजगार लोगों को दोबारा नौकरी दिलाने में मदद करती है। बॉबी को वहाँ पर बताया जाता है कि अब उसे एक काउंसलर असाइन किया जाएगा जो उसे इंटरव्यूज और रिज्यूमे वगैरह में गाइड करेगा। दरअसल ये एक तरह की प्लेसमेंट फर्म है जिसे GTX ने हायर किया है ताकि ये फर्म GTX के एम्प्लॉयज को जॉब ढूंढने में हेल्प कर सके जिनको GTX ने फायर किया है। मगर फर्म वाली लेडी कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांट रही होती है, जो कि बॉबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो यहाँ पर तमाशा करके चला जाता है, इसलिए उसे कोई भी जॉब का ऑफर नहीं मिलता। खैर अब बॉबी GTX के वाइस प्रेसिडेंट जीन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो जीन से कहता है कि तुमने वादा किया था कि मेरी जॉब बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी मुझे जॉब से निकाल दिया गया। जीन बॉबी को भरोसा दिलाता है कि यकीन मानो तुम्हें जॉब से निकालने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब दिला सकता हूँ। मगर अब बॉबी को जीन पर भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि GTX की HR सैली असल में जीन की मिस्ट्रेस है। इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि शायद अब वो अपने दम पर नई जॉब ढूंढना चाहता है। खैर जब बॉबी घर पहुंचता है तब उसकी वाइफ मैगी बॉबी को अपने पास बैठा लेती है, जो अपने फालतू एक्सपेंसेस को कट करने की लिस्ट बनाने लगती है। ये देखकर बॉबी काफी निराश होता है। वो अपनी वाइफ मैगी को तसल्ली देता है कि जल्द ही मुझको जॉब मिल जाएगी, तो फिक्र करना बंद कर दो। मगर मैगी इंसिस्ट करती कि हमें उन फालतू खर्चों को बंद कर देना चाहिए जिसके बिना हम अच्छे से जी सकते हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं इस बुरे वक्त में तुम्हारे साथ और तुम्हें जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। एंड में बॉबी को मैगी की बात माननी पड़ती। जल्द ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन बॉबी को कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिलती है। मैगी बॉबी से कहती है कि मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट से बात की जिसने हमारे घर को टू बी सोल्ड की लिस्ट में डाल दिया है और हमें इस घर के काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर बॉबी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उनकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उनके घर को चला पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अब उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ रहा है। अगले सीन में बॉबी फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां इंटरव्यूअर उसे हायर करने के लिए राजी भी हो जाती है। लेकिन जब बॉबी को पता चलता है कि इस जॉब में उसे अपनी पिछली सैलरी की आधी सैलरी मिलने वाली है, तो वो इस जॉब ऑफर को ठुकराकर वहां से चला जाता है। दरअसल उसे लगा था कि वो एक काफी अच्छा कॉर्पोरेट वर्कर है, इसीलिए उसे पुरानी कंपनी जितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि GTX कंपनी का लेवल काफी हाई होता है और इस कंपनी का लेवल उतना हाई नहीं था। इसीलिए अपने ईगो के चलते वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वहीं जीन और जेम्स के रिश्ते भी खराब हो चुके थे, क्योंकि जीन को लगता है कि जेम्स अब उसके रिस्पेक्ट नहीं करता है। साथ ही जीन कंपनी में उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। जेम्स जीन को ये एहसास दिलाने में कभी नहीं चूकता कि जीन तो बस एक मामूली एम्प्लॉय है और जेम्स इस कंपनी का मालिक है। साथ ही जीन को पता चलता है कि जेम्स GTX के लिए नए हेडक्वार्टर्स बनवा रहा है, जहां वो अनाप शनाप पैसा लगाने वाला है। ये जानकर जीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जेम्स के पास एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए पैसों की कमी है और वो इस हेडक्वार्टर बनाने में दुनिया भर का पैसा लगा रहा है। जिसके बाद बॉबी अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर पर चला जाता है, लेकिन डिनर टेबल पर प्रेयर के दौरान बॉबी की बेटी से एक गलती हो जाती है। दरअसल वो अपने डैड के लिए प्रे करती है कि उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। इससे सभी के सामने रिवील हो जाता है कि उसके फादर की जॉब जा चुकी है, जिससे बॉबी की सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है। लेकिन कोई फैमिली मेंबर बॉबी को इस बात के लिए कुछ नहीं बोलता और डिनर के बाद जैक बॉबी से कहता है कि अगर तुम्हारी सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाए तो तुम मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए आ सकते हो।
बॉबी जैक के लिए काम करना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसको मना कर देता है। लेकिन फिर भी जैक उसे तसल्ली देता है, जिसके बाद हमें GTX की हाई लेवल मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर जेम्स सभी से कहता है कि हमें कैसे भी करके GTX की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करनी होगी ताकि कंपनी राइजिंग ट्रेंड में बनी रहे। इसलिए वो लोग रेवेन्यू इंक्रीज करने के नए नए ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं। तभी जीन कहता है कि क्यों ना तुम कंपनी की नए हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग को बेच दो, जिससे इतना कैश जनरेट हो जाएगा जिससे तुम कंपनी का रेवेन्यू दिखाकर कंपनी की मार्केट वैल्यू आसानी से इंक्रीज कर पाओगे। पर जेम्स भड़कते हुए बोलता है कि भले मुझे कंपनी के एम्प्लॉयज को दोबारा फायर करना पड़ जाए, मगर मैं अपनी ऑफिस बिल्डिंग को किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। जीन को एहसास हो जाता है कि जेम्स दोबारा से कंपनी के एम्प्लॉयज को फायर करने वाला है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जेम्स अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि हमें फिर से कुछ डिविजन्स को बंद करना होगा, जिससे काफी सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, जिन्हें हम रेवेन्यू में शो कर देंगे, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सब सुनकर जीन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, मगर जेम्स उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं हमें मैगी को दिखाया जाता है, जो बॉबी से कहती है कि 3 हफ्तों में तुम्हारा सेवरेंस पैकेज खत्म होने वाला है, जिसके बाद हमारा सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम इस घर को फाइनली बेच दें, जिससे हमें कुछ समय तक सरवाइव करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। साथ ही रही बात रहने की, तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर हमें लीज, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी किसी की भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉबी को ये आइडिया सही तो लगता है, लेकिन वो काफी उदास भी होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से उसने ये सब बनाया था, जो अब धीरे धीरे उसके हाथों से जा रहा है। खैर, बॉबी को जल्द ही अपनी महंगी कार्स भी बेचनी पड़ती। बॉबी धीरे धीरे पूरा कॉन्फिडेंस लॉस करने लगता कि अब शायद उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली है। वहीं GTX में एक पार्टी चल रही हो, जहां फिल जीन को बताता है कि अभी अभी मुझे सैली ने जॉब से फायर कर दिया है। ये सुनकर जीन काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो सीधा सैली के पास जाता है, जहां वो सैली से फिल को रीहायर करने की डिमांड करता है, लेकिन सैली जीन से कहती है कि फिल के साथ साथ तुम्हें भी जॉब से निकाला जा रहा है और अब तुम GTX के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, क्योंकि ये ऑर्डर्स डायरेक्टली जेम्स ने दिए हैं। ये सुनकर जीन पूरी तरह से टूट जाता है कि उसके दोस्त ने कितनी आसानी से उसे कंपनी से निकाल दिया, और वो खराब मूड से अपने घर लौट जाता है, जहां वो कुछ सोचकर अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला ले लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि जैसे ही उसकी वाइफ को ये पता चलेगा कि उसकी जॉब जा चुकी है, उसकी वाइफ अपने आप ही जीन से डिवोर्स ले लेगी। जीन ये सोचकर सैली के घर चला जाता है, और सैली भी बड़ी खुशी से जीन को अपने घर में रख लेती है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि सैली असल में जीन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो चाहकर भी जीन की जॉब नहीं बचा पाई, क्योंकि जेम्स पूरी कंपनी पर अपना कंट्रोल पाने के लिए जीन को बाहर निकलवाना चाहता था। और साथ ही में जिन एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है, उन्हें सैली ने नहीं बल्कि लीगल एडवाइजर फायर कर रहा है। सैली बेचारी इस समय पिसकर जी रही है, क्योंकि जिन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा रहा है, उनकी नजर में सैली बुरी बन चुकी है, क्योंकि एम्प्लॉयज को लग रहा है कि सैली अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही है। खैर, जीन सैली को तसल्ली देने लगता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बॉबी की फैमिली की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी, जहां पर वो अपने बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। बॉबी लास्ट में हार मानकर जैक के पास जाता है ताकि उसे जॉब मिल सके। जैक एक बिल्डर है, इसीलिए जैक बॉबी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है, जहां बॉबी को खूब सारा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। गाइस, आप सोच ही सकते हैं कि कैसे बॉबी आसमान से जमीन पर आ चुका है। पहले तो उसकी 6 फिगर सैलरी थी, और अब उसे 2 वक्त की रोटी के लिए फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पर बॉबी को बार बार जैक के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। पर बॉबी को कुछ पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ झेलना था। जल्द ही बॉबी फुल टाइम लेबरर बन जाता है, जिससे खूब सारा हेवी वर्क कराया जाता है। वहीं फिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही, और तो और उसे अपनी बेटी की कॉलेज फीस भी भरनी थी, मगर फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए दिन रात फिल की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उधर बॉबी को उसकी सैलरी मिल जाती है। वो ये देखकर काफी खुश है,
कि जैक ने उसे $200 एक्स्ट्रा पे किए हैं। फाइनली कुछ पैसे कमाकर बॉबी काफी ज्यादा खुश है, पर फिर भी उसे अपना घर खाली करना पड़ता है। बॉबी अपने बच्चों को भरोसा दिलाता है कि जल्द ही हमारी हालत फिर से ठीक हो जाएगी और हम इससे भी बड़े घर में होंगे। और सरप्राइजिंगली अगले दिन बॉबी का प्रमोशन हो जाता है, जो अब लेबरर से प्रमोट होकर मेसन बन जाता है। मेसन मतलब मिस्त्री बन जाता है। बॉबी अपनी जगह पर न्यू लेबर को रख लेता है, जो कि GTX में पहले इंजीनियर था। वेल, इन बड़े लोगों के भी बुरे दिन आ गए हैं, जो इन्हें लेबर का काम करना पड़ रहा है। वहीं जीन फिल से मिलने चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि फिल पूरे दिन घर से बाहर रहता है, ताकि उसके नेबर्स को ये पता न चल जाए कि फिल की जॉब जा चुकी। साथ ही फिल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगा है, क्योंकि उसको नहीं लगता कि अब वो सरवाइव कर पाएगा। जीन उसको तसल्ली देने लगता है, मगर इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि फिल की हिम्मत टूट चुकी है और इसी के चलते वो एक रात सुसाइड कर लेता है। जल्द ही फिल का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर GTX के काफी सारे एम्प्लॉयज आए हुए थे। साथ ही में यहाँ पर जीन और बॉबी भी मौजूद थे। जीन बॉबी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। फिर वो बॉबी को एक अबंडेंट शिपयार्ड पर ले जाता है, जहाँ सालों पहले GTX की शुरुआत हुई थी। साथ ही जीन क्लियर करता है कि इसी जगह पर मैंने फिल को हायर किया था, जिसने 30 साल मेरे लिए ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से आज फिल को सुसाइड करना पड़ गया। यकीन मानो बॉबी, यहाँ पर 6000 से भी ज्यादा वर्कर काम किया करते थे, जहाँ हम सब मिलकर शिप को बिल्ड किया करते थे। वो भी क्या दिन थे। मगर अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जेम्स की नजर में वर्कर्स कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। वो तो बस शेयर होल्डर को खुश करना चाहता है। लेकिन मैं अब इतने सारे वर्कर्स को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगले दिन बॉबी अपनी जॉब पर चला जाता है, जहाँ वो जैक को बताता है कि मुझको न्यू जॉब मिल रही है, जहाँ पर मुझे $80,000 सैलरी मिलने वाली है, पर मैं उस जॉब के लिए मना करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है और मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून भी है। जैक वैसे तो बॉबी को ज्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन इतने समय से साथ काम करने के कारण वो उसे समझाता है कि बेहतर होगा कि तुम न्यू जॉब को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर दे सको। बॉबी जैक की बात को मान जाता है। दूसरी ओर जीन से सैली मिलने आती है, जो जीन को बताती है कि मैं अब GTX में काम करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं GTX को छोड़कर तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जीन पहले से ही एक अमीर आदमी है। उसके पास तो काफी पैसा है, जो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन जीन बॉबी को एक शिपयार्ड पर ले जाता है, जहां बॉबी नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफी लोग मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जिन्हें GTX ने जॉब से निकाल दिया था। यानी जीन ने वर्कर्स को रिक्रूट करके नया बिजनेस शुरू कर दिया है। ये देखकर बॉबी तुरंत काम पर लग जाता है। अब बॉबी फिर से कॉर्पोरेट दुनिया में है, लेकिन इस बार एक अलग नजरिए के साथ, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द कंपनी मैन की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।